हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से क्लास 12 फिजिक्स का एक और चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इससे पहले हमने अगर ध्यान दिया हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे केमिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसको मूव कराने के लिए वहाँ पे एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जरूरत पड़ती है जिसे हम ईएमएफ कहते हैं, राइट। बट जो हमारे पास जितनी भी सर्किट्स है हमारे आसपास जो अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल सर्किट जितनी भी है, उसमें जो करंट यूज होता है हमारे पास वो कहाँ से आता है, ठीक है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है। वो इतना तो हमें पता है कि जो वाटर की एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, उससे अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कह देते हैं या हाइड्रो पावर प्लांट कह देते हैं। सेम ऐसी न्यूक्लियर से जो होती है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो हीट से होती है थर्मल पावर प्लांट। तो हमें इसी चैप्टर में वही पढ़ना है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसके पीछे के फिनोमेना क्या है, क्या बेसिक लॉज है उसके पीछे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है। तो ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जैसा कि चैप्टर है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वही होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को जब हम किसी क्लोज सर्किट के साथ चेंज करते हैं तो उस चेंज की वजह से जो ईएमएफ ये जनरेट करेगी सर्किट, उस ईएमएफ को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ, ठीक है। शॉर्ट में ईएमएफ हम यूज करते हैं, ठीक है। या फिर हम इस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग एन ईएमएफ by changing magnetic fields with a closed circuit is called electromagnetic induction। तो अब ये जो चेंज इन ये जो अपने पास है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये कैसे होगा, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, तो इसको हम आगे भी स्टडी करेंगे। उससे पहले और जो ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है इस फिनोमेना से, उसे कहते हैं हम इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसको हम यूज करेंगे सिंबल ई से, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और उसकी वजह से जो करंट जनरेट होगा उसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। उस करंट को हम स्मॉल आई या कैपिटल आई से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया अपने पास इंड्यूस्ड करंट। तो दो चीजें हो गई हमारे पास। पहला फिनोमेना, हम मैग्नेटिक लाइंस जो है यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे किसी क्लोज सर्किट से, और वो क्लोज सर्किट जो ईएमएफ जनरेट करेगी उसे कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उस ईएमएफ से जो करंट जनरेट होता है उसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो ये फिनोमेना हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का इंट्रो। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो पहला टॉपिक है अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में, उसमें हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी कंडक्टर को के साथ लिंक करती है या क्रॉस करती है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहता है, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ सरफेस एरिया नॉर्मली, कैसा, नॉर्मली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसको जरा समझते हैं हम। ये रहा अपने पास, ठीक है। ये क्या है, कंडक्टर है और मैग्नेटिक लाइंस, राइट। तो ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक लाइंस। तो पहला केस हम ले रहे हैं नॉर्मली वाला, ठीक है। ये यहां से क्रॉस कर रही है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया। ये तो हो गया नॉर्मली वाला केस, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया एक एरिया वेक्टर, जिसे हम क्या कह सकते हैं, डीए बोल सकते हैं या डीएस बोल सकते हैं, जो कि क्या होता है सरफेस के नॉर्मल। तो ये हो गया डीए। तो फ्लक्स कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको डिनोट कर देंगे हम फाई बी से। वो होता था फाई ई, बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। बट अगर ये नॉर्मली ना होके अगर ये क्या होगा, मान लेते हैं अपने पास टाइम ये अपने पास, ठीक है, ये इस पर कंडक्टर हो गया, ठीक है। अब क्या है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो नॉर्मली ना किसी एंगल पे, ऐसे किसी एंगल से क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है इसको। तो ये इसको किसी एंगल से क्रॉस कर रही है। तो ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड अपनी, ठीक है। तो एरिया वेक्टर तो अपना वही होगा नॉर्मल। एरिया वेक्टर तो सिंपल क्या हो गया, ये होगा डीए।
ये क्या होना चाहिए, इसके नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड जो इसके साथ एंगल बना रही है थीटा, तो इसको रिजॉल्व करेंगे, इसके साथ वाला हो गया बी cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर हो गया बी साइन थीटा। अब अपना जो स्टेटमेंट है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि नॉर्मली क्रॉस होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली कौन सी है, तो फ्लक्स हो गया फाई बी इक्वल टू बी cos थीटा इंटू डी ए, है ना, या एरिया भी यूज कर सकते हैं, तो चलो ए यूज कर लेते हैं, बी ए, राइट। तो ये क्या बन गया, बी ए cos थीटा दैट इज फाई बी, और इसको अगर फैक्टरी फॉर्म में लिख देंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो जाएगा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट यूज होगा यहाँ पे, तो बी डॉट ए, ठीक है, बी डॉट ए भी यूज कर सकते हैं हम, बी डॉट डी ए यूज कर सकते हैं हम, डी ए, तो ये भी यूज कर सकते हैं, अगर डी ए लट के ए लट के है तो बी ए cos थीटा, नहीं तो बी डी ए cos थीटा। ठीक है, तो ये हो गया फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, अगेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब क्रॉस करती हैं किसी यूनिट एरिया को नॉर्मली, किसी भी एरिया को नॉर्मली, तो वो कहलाता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हमारा क्या होता है कि मान लेते हैं सरफेस बहुत बड़ा है ना, जो भी जिस सरफेस एरिया को ये क्रॉस कर रहा है कंडक्टर वो बहुत बड़ा है, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक छोटे से एलिमेंट लेट करते हैं, उस एलिमेंट का क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन। तो पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं सबसे पहले डी फाई बी, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा सिंपल सा बी डी ए, राइट, या इसको कर देते हैं ऐसे बी वेक्टर डॉट डी ए। तो अगर हमें फाई निकालना है तो हम क्या करेंगे, वहां पे इंटीग्रेशन कर देंगे उसका, किसका, डी फाई बी का, पूरे सरफेस का, राइट। और सरफेस का इंटीग्रेशन करने का मतलब बी डॉट डी ए ऑफ सरफेस, यहाँ से जाएगा फ्लक्स। तो हम ये यूज भी कर सकते हैं, क्लियर। डिपेंड करेगा सरफेस पे, कंडीशन पे, ठीक है। सरफेस कैसा है, छोटा है तो डायरेक्ट हमारा ऐसे भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम इंटीग्रेशन से कंप्लीट निकाल सकते हैं, जैसा कि हमें पता है। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब आते हैं इसकी एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वो होती है वेबर, ठीक है। और वेबर बोले तो यहाँ पे अगर देखें तो, और 1 वेबर इक्वल टू होती है 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर की। ये कैसे होता है, तो देखिए फ्लक्स इक्वल टू हमारे पास आया था बी इंटू ए, राइट, और बी होता है टेस्ला, यानी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो वेबर इक्वल टू आ गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस 1 वेबर को करेंगे डिफाइन। तो 1 वेबर को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटी होती है, जैसे कि हमें पता है, उन सब को 1 यूनिट से लिख देते हैं। तो 1 वेबर इक्वल्स टू 1 टेस्ला इनटू 1 मीटर स्क्वायर, राइट। तो 1 वेबर इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड व्हेन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला एक्ट्स नॉर्मली ओवर एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, राइट। तो एरिया को लेके कभी कंफ्यूजन नहीं होनी है। एरिया वेक्टर कैसे होगा, हमेशा सरफेस के कैसे होता है वो, अगर ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या बनाता है, 90 डिग्री, ठीक है। जैसे ये हाथ है, अगर यहाँ पे एरिया वेक्टर देखेंगे तो ये एरिया वेक्टर हो गया, देखिए इसी डायरेक्शन। अगर हाथ टेढ़ा हो जाता तो एरिया वेक्टर नॉर्मल रहेगा, कभी भी ऐसे नहीं लेना, वो नॉर्मल ही रहेगा, चेंज करेगा, लेकिन एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। चलिए, अब हमने फ्लक्स पढ़ लिया, अब है नेक्स्ट टॉपिक गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। इस लॉ को आपने इससे पहले वाले चैप्टर जो है अपना 5th चैप्टर उसमें भी पढ़ा होगा, अगेन दोबारा एक बार स्टडी कर लेते हैं कि ये कहता है कि जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस पे, वो कितना होगा, 0। मतलब कोई भी क्लोज सरफेस है, मान लेते हैं ये क्लोज सरफेस है, सर्कल, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रही है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही हैं, कैसे भी कर सकती है, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा ये क्या होगा, बी डॉट डी ए या बी डी एस ऑफ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था, वहां हमने पढ़ा था कि
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो चार्ज के एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है और साथ साथ वो बराबर होता है EDS के। देखिए 5:BDS है, लेकिन ये Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, बट यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है क्लोज सरफेस वो ऑलवेज 0 रहेगा। ठीक है, ये इसलिए हो सकता है, कह सकते हैं कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है उतनी ही बाहर जा रही है, जिसकी वजह से टोटल सम कितना आ रहा है, ऑलवेज 0। ठीक है, इसको कर लीजिए, ये इसलिए करा दिया है क्योंकि फ्लक्स अभी बढ़ रहा था, उसके साथ साथ ये टॉपिक भी आपका हो जाता है, जबकि ये टॉपिक हम इससे पहले वाले चैप्टर में भी स्टडी करते हैं। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हुई थी, राइट, यानी जो इंडक्शन फिनोमेना ये कैसे हुआ था, और सबसे पहले ये किसने किया था, तो फैराडे। ठीक है, फैराडे एक फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले यानी इंड्यूस करंट, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया था। तो उन्होंने जनरेट करने के लिए दो मेथड यूज करे। उन्होंने फर्स्ट मेथड क्या करा, एक कॉइल ली, सिंपल एक कॉइल्स बनाई, ठीक है, उस कॉइल, और एक लिया हमने मैग्नेट, दूसरे में हमने दो कॉइल ली। तो पहले वाले फिनोमेना समझते हैं। ये एक कॉइल है, ये क्या है अपने पास, कॉइल, ठीक है, इसमें लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सिंपल कॉपर की एक कॉइल बनाई और एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, बस डिटेक्ट करने के लिए करंट के फ्लक्चुएशन को, डिफ्लेक्शन को। ठीक है, और ये है अपने पास एक मैग्नेटिक मैग्नेट, बार मैग्नेट। इनिशियली क्या करा, बार मैग्नेट को इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करा है इसकी तरफ। अब बार मैग्नेट की क्या होती है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकलती है नॉर्थ पोल से और साउथ में एंटर करती है, राइट। अब जब ये इसकी तरफ लेके आया तो फिनोमेना क्या होगा, इनिशियली देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे पूरा फिनोमेना समझाता हूँ। व्हेन मैग्नेट इज एट रेस्ट, इनिशियली जब मैग्नेट रेस्ट पे था तो करंट 0 था, इस सर्किट के अंदर करंट क्या था, 0, और गैल्वेनोमीटर जो था वो हमारा सिंपल ऐसे था, नॉर्मल पोजीशन पे। फिर हमने मैग्नेट को क्या करा, ठीक है, मैग्नेट को मूव किया हमने, मूव टुवर्ड्स कॉइल। जब कॉइल की तरफ मूव किया तो ये लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर रही है, यानी फ्लक्स जो है यहाँ पे इस केस में वो चेंज हुआ, है ना। इनिशियली क्या होगा, पीछे थी तो कुछ ये जो लाइंस ऑफ फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड है, लाइंस है जो वो कम इसको क्रॉस कर रही थी, फिर जैसे क्लोज लेके आ रहे हैं तो इसकी डेंसिटी जो है क्रॉस करने की वो बढ़ती जा रही है ना, यानी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही है, पीछे था तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही थी, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, B × A, तो B पे डिपेंड करता है। ठीक है, I की वैल्यू जो है वो कुछ शो हुई, मतलब करंट अब 0 ना होकर कुछ शो हुआ, और गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन ये थी इनिशियली, ये था वो इस डायरेक्शन में मूव करा। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन हो गई ये देखिए, ये आ रही है डायरेक्शन, ये जा रही है करंट की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। ठीक है, फिर मैग्नेट को रोक दिया, मैग्नेट स्टॉप नियर कॉइल के पास रोका, तो आई जो है यानी फ्लक्स तो क्या रहा, जो ऊपर था वही रहा सेम, जिस पोजीशन पे रुका तो उतनी ही फील्ड लाइंस क्या थी इसको क्रॉस कर रही थी, फ्लक्स तो सेम रहा, बट आई 0 हो गया अगेन, आई 0 पे फिर गैल्वेनोमीटर अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, फिर अगले केस में क्या करा, मैग्नेट को मूव किया, मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम कॉइल से पीछे लेके गए मैग्नेट को, तो क्या हुआ, अगेन जब हुआ तो फिर से फ्लक्स चेंज होगा, सिंपल सी बात है, फिर से फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फिर क्या हो रही है, क्रॉस जो कर रही थी वो पीछे की तरफ जा रहा है, फिर से फ्लक्स चेंज हुआ तो आई फिर से इंड्यूस हुआ, लेकिन आई की डायरेक्शन पहले आई बना लेकिन उससे अपोजिट हो गई। अपोजिट क्या है वो अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक, एक सर्किट बना के दिखाते हैं। तो आई की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर जो अभी नॉर्मल पोजीशन पे था ये, वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ। फिर अगेन मैग्नेट को क्या रख दिया, अगेन स्टॉप, मैग्नेट स्टॉप, फिर से फ्लक्स क्या है, अगर है तो दूर लेके कर गया तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स यहाँ पे क्या हो गया, सेम, और
आई जो है वो 0 हो गया और गैल्वेनोमीटर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। ठीक है, ये सिचुएशन हुई। पहले कंडीशन में क्या हुआ था, ध्यान से देखिए, जब मैग्नेट इसके पास थी तो करंट 0, मैग्नेट को मूव कराया, फ्लक्स चेंज हुआ, करंट की कुछ वैल्यू आई आई। ठीक है, फिर मैग्नेट को उसको क्लोज लाके रोक दिया, जब क्लोज लाके रोका तो फ्लक्स तो वही रहेगा जो पहले था, बट करंट 0 हो गया। और जब इसके क्लोज लेके आ रहे थे तो गैल्वेनोमीटर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा था और करंट की ये डायरेक्शन आ रही थी, ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, फिर हमने मैग्नेट को पीछे की तरफ लेके गए, पीछे लेके गए जब मैग्नेट को क्या हुआ, फिर से फ्लक्स चेंज हुआ, जिसकी वजह से करंट यहाँ पे शो करा गैल्वेनोमीटर में, बट उसकी डायरेक्शन पहले के कंपैरिजन अपोजिट डायरेक्शन में, तो आई की वैल्यू क्या होगी और पोलैरिटी भी चेंज हो गई। ठीक है, फिर लास्ट में जाके हमने फिर रोक दिया, पहला तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, तो फिर करंट क्या हुआ 0, पहला केस ये हुआ। पहले क्या करें, क्लोज ले गए उसी मैग्नेट को, फिर पीछे भी लेके गए, जब उसको मूव करा रहे थे मैग्नेट को आगे और पीछे, तब तक तो करंट क्या हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही हम रोक रहे थे, चाहे हम मैग्नेट को उसके क्लोज लाके रोके या दूर ले जाके रोक रहे थे, तो दोनों ही केसेस में करंट बनना बंद हो गया था। क्लियर है यहाँ तक, करंट बनना क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, इससे कुछ कंक्लूजन मिली। अब क्या करा उन्होंने, ये भी सोचा कि अगर मैं मैग्नेट ना करके 2 कॉइल लेता हूँ, पहले तो मैग्नेट से तो हो गया कि क्या ये कॉइल से भी पॉसिबल है, तो कॉइल का मतलब उन्होंने 2 कॉइल ली, एक कॉइल ये C2 और दूसरी C1। C2 को कनेक्ट कर दिया बैटरी से, अब बैटरी से जब कॉइल को कनेक्ट करेंगे तो हमने पढ़ा है कि कॉइल के अंदर जैसे ही करंट जाएगा तो उसके अंदर फिर से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी निकलेंगी, है ना। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलना स्टार्ट हुई तो इस कॉइल को मूव कराया इस तरफ, ठीक है, और इसको रख दिया रेस्ट पे। इसको जब कॉइल को मूव कराया इस तरफ तो इसमें डिफ्लेक्शन शो होने लगा इस तरफ। ठीक है, तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ये है। फिर जब इसको रोका, फिर अगेन क्या हो गया, ये वही फिनोमेना, सारे फिनोमेना जो इसमें करे थे सेम इसमें करके देगा। फिर इसको पीछे लेके गए, फिर करंट शो कर रहा, लेकिन जैसे ही मैग्नेट को स्विच ऑफ करते हैं यहाँ से तो इसमें करंट डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है। यहाँ पे स्विच ऑफ करते हैं, इसका करंट बंद हो जाता है, पास लेके भी कर रहे हैं तो भी, और जैसे इसको मूव करा रहे हैं आगे पीछे तो इसके अंदर करंट शो हो रहा है। तो इस, और फिर एक और कंक्लूजन उन्होंने करके देखा कि इस पर, ये मान लीजिए कॉइल थी अपनी, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है अपना। अब क्या कर रहा है मैग्नेट, अगेन ये मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट फील्ड लाइंस निकल रही है अभी भी, बट इस केस में करंट क्या है 0, क्योंकि V कितना है यहाँ पे 0, मैग्नेट मूव नहीं कर रही है, तो इसने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करा। फिर ना उसको उल्टा भी करके देखा एक बार, इस बार क्या कर दिया, डायरेक्शन चेंज करके देखिए गैल्वेनोमीटर की, राइट, कैसे, गैल्वेनोमीटर सॉरी कह रहे हैं बार मैग्नेट की, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है, ये निकल रहे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसकी मोशन की डायरेक्शन चेंज कर दी। अब ये इसको मूव कराया इस तरफ, जब इसको इस तरफ मूव करा रहे थे तो करंट की डायरेक्शन ये थी, अब जब इसको इस तरफ मूव कराया तो ये इसमें करंट की डायरेक्शन शो करा, ठीक है, तो ये शो करा, तो इससे ये चीज तो एक्सप्लेन हो गया, ठीक है, फैराडे से, कि जब भी हम मैग्नेट को मूव करा रहे हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कंडक्टर के साथ चेंज हो रही है, और कंडक्टर के साथ चेंज हो रही है तो फ्लक्स है ना, फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, और वो फ्लक्स भी चेंज होगा बार बार, मैग्नेटिक लाइंस फोर्स क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे, यानी मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है। तो फैराडे ने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कैसे ये हो रहा है। अब देखिए सिंपल सा हमें पता चल रहा है कि फ्लक्स जो है, अब क्या बताया ना कि बी ए होता है और बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब ध्यान से समझना, आई जो है वो बार बार 0 से आई की तरफ चेंज हो रहा है, यानी आई क्या कर रहा है, चेंज, राइट, आई चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है, चेंज, राइट। ये फिनोमेना इसके अंदर हो रहा है कि मैग्नेटिक, अगर आई चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हो रही है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझ के उन्होंने लॉज बनाए कि जब भी किसी भी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो उससे ईएमएफ इंड्यूस्ड
होगा और वो इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर होगा, तो मैथमेटिकली उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया था, अब उसको स्टडी करते हैं। तो पहला लॉ, फैराडे ने 2 लॉ दिए इसके ऊपर इन एक्सपेरिमेंट के बेस पे कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हिच लास्ट सो लॉन्ग एज देयर इज अ वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो तब तक रहेगा जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होता रहेगा। फर्स्ट। सेकंड लॉ बोला कि जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस ईएमएफ का सर्किट के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। इट मींस क्या बोला कि जो ईएमएफ होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of magnetic flux, that is E is directly proportional to d phi by dt माइनस क्यों माइनस, अब साइन इन्होंने दिया किसकी वजह से, तो माइनस साइन किस वजह से आया, तो ध्यान से देखिए जब हम इसके पास लेके आ रहे थे तो करंट भाग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई थी फैराडे से, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो इसको एक्सप्लेन किया आगे लेंजिस ने, तो बताएंगे उसको भी आगे जब पढ़ेंगे। तो इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय dt, ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो E इक्वल्स टू के माइनस के डी फाई बाई dt फाई बी, सॉरी ठीक है, बी लगा देंगे बेस में मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। के की वैल्यू हो गई 1 यूनिट, ठीक है, तो E इक्वल्स टू अगेन माइनस डी फाई बी बाय dt, ठीक है, जिसको जनरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाई टू माइनस फाई वन अपॉन में टी, ठीक है, ये तो हो गया ईएमएफ। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, फाई बी इक्वल्स टू होता है बी इंटू ए, तो इसको पुट करते हैं ई इक्वल्स टू माइनस डी बी ए बाय में डी टी, तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं हम अगर जैसे में जरूरत होगी, ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ आ गया माइनस डी फाई बाय डी फाई बी अपॉन में डी टी। अगर एन टर्न्स हुए, इफ कोइल हैज एन टर्न्स, तुम क्या कर देंगे, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे एन डी फाई बी बाय में डी टी, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ आ गया। अब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी होगा, तो करंट इक्वल्स टू क्या होता है, आई इक्वल्स टू ई बाय आर, तो इसको रखेंगे वैल्यू, तो आई इक्वल्स टू माइनस 1 बाय आर डी फाई बी बाय में डी टी, ये बन गया इंड्यूस करंट। एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सेकंड लॉ क्या करता था, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देखिए बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, तो ये हो जाएगा डी फाई बी बाय में डी टी, राइट, करंट हो जाएगा तो ई बाय आर पॉजिटिव और इक्वल्स टू 1 बाय आर ऑफ डी फाई बी बाय में डी टी, ठीक है, तो नेगेटिव साइन हट जाएगा मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो। अब देखिए आई इक्वल्स टू अपने पास क्या होता है, अगर ध्यान से हम देखें तो आई इक्वल्स टू होता है अपने पास डी क्यू बाय डी टी, राइट, और इसकी वैल्यू आई है 1 बाय आर डी फाई बी बाय में डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल, तो चार्ज कितना आ गया अपने पास, डी क्यू इक्वल्स टू डी फाई बी बाय में आर। अगर कभी चार्ज बोल देता है तो उसको ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे हो गया अपना ये फैराडे लॉ। अब करते हैं लेंजिस लॉ। तो जिन्होंने इसका लेंजिस लॉ का यूज किया था, क्योंकि डायरेक्शन जो थी इंड्यूस करंट की वो किसने दी थी हमें, लेंजिस ने एक्सप्लेन करी थी, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूस इट। क्या कह रहा है कि जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो किस वजह से होगी, क्योंकि वो जिस कॉज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो उसका अपोज कर रहा है। तो किस कॉज की वजह से हो रहा है, तो उसको हम जरा समझते हैं। इसको हम कहते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन मेथड, ठीक है। मैं 2 सर्किट यहाँ बनाऊंगा, ध्यान से देखना आप लोग जरा, ठीक है। ये पहली सर्किट है,
गैल्वेनोमीटर, एक केस में ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल साउथ, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। पहले केस में हम इसको इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और दूसरे केस में हम इसको इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो इधर देखते हैं इसको, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लियर। चलिए सेम, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां तक क्लियर। अब क्या कर रहे हैं, एक में मूव कर रहे हैं इसके टुवर्ड्स द कॉइल और एक में अवे फ्रॉम द कॉइल। तो इसमें होगा क्या, तो अब वो देखते हैं। देखिए जब इसको टुवर्ड्स द कॉइल करते हैं तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ये शो हो रही थी, राइट, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ। जब हम इसको इधर लेके गए तो इसमें डायरेक्शन ये शो हो रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में ये डायरेक्शन आई। अब इधर पहले इसकी बात करते हैं। ये जब इस तरफ आएगा तो ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो जरा समझना, अगर ये करंट की डायरेक्शन है, ये ऐसे है, ठीक है, इस तरफ, तो ये कॉइल ऐसे, करंट की डायरेक्शन ये है, ये करंट, तो मैग्नेटिक की डायरेक्शन क्या होगी, फील्ड की डायरेक्शन ये। तो ध्यान से समझिए, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ से इस तरफ से निकल रहा है और इस तरफ से आ रही है, राइट। कहने का मतलब ये है कि इस तरफ से ये आ रही है और इस तरफ से आ रही है का मतलब ये ऐसे नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, ये ऐसे नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, ये नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, ये नॉर्थ पोल है। दोनों के देखिए इसकी वजह से इसके अंदर करंट बना और इसी की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड बनी है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं और फिर भी ये इसकी तरफ मूव हो रहा है, जिसकी वजह से इसका मोशन क्या करेगा, धीरे धीरे करके, है ना, डिक्रीज करेगा। यानी हमें वर्क कराना पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए। तो अब देखिए ये क्या कहता है कि इन अ सर्किट सच दैट इट अपोजेस द कोज व्हिच प्रोड्यूस, किसको अपोज कर रहा है, ये फ्लक्स को, इसका फ्लक्स, इसकी वजह से फ्लक्स इधर हो रहा है, इसकी वजह से फ्लक्स इधर इंड्यूस हो रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के कोज क्या, फ्लक्स, क्या कारण था इसका प्रोड्यूस होने का, फ्लक्स। तो ये देखिए एक दूसरे के फ्लक्स को ये क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे में देखते हैं, अब दूसरे में करंट बन रहा है ये डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन रही है इस केस में इधर, राइट। तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है ये नॉर्थ पोल होता है और ये ऐसे साउथ पोल बिहेव कर रहा है, ठीक है। और साउथ पोल का मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये इसको साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट। तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये फिर भी मूव कर रहा है, फिर हम इसको क्या करवा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। उसकी अट्रैक्शन जो फोर्स है उसको हम क्या कर रहे हैं, ओवरकम करा के मूव करा रहे हैं। अगेन यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, अपने कोज को अपोज कर रहा है। तो दोनों ही केस में अगर देखें तो कोज को अपोज कर रहा है, हमें वर्क डन कराना पड़ रहा है, और उस वर्क डन कराने की वजह से ही क्या हो रहा है, यहाँ पे वो वर्क डन कन्वर्ट हो रहा है एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना, वही वर्क डन कन्वर्ट हो रहा है। तो लेंजिस ने इस टाइप से इसको एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये डायरेक्शन जो होती है अपोज, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कैसे मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन कैसे फैराडे ने दी थी। तो उस डायरेक्शन का रीजन ऐसे एक्सप्लेन किया गया था लेंजिस के द्वारा। चलिए इसको कर लीजिए, आप कर लेते हैं इस पे हम कुछ क्वेश्चंस, जिसकी हेल्प से ये टॉपिक थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अ स्क्वायर लूप ABCD ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर and resistance 5 ohm is rotated in a magnetic field through 180 degree in 0.01 second and 0.02 second. Right? Find the magnitude of average value of EMF, current and change in charge in both the cases. तो ये अपने पास एक लूप है, ठीक है, ये पहले ऐसे रखा हुआ है। अब ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी अंदर की तरफ है। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो थीटा अपने पास इनिशियली क्या है, थीटा 0, फिर 0 से वो रोटेट कर रहा है 180 डिग्री पे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है रोटेट करके आ रहा है 180 डिग्री, ठीक है। जबकि एरिया अपने को दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में करेंगे तो 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, राइट। रेजिस्टेंस भी दे दिया है 5 ओम, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू 180 डिग्री, ठीक है, इन 0.01 सेकंड, और अपने को क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू ऑफ EMF, ठीक है।
ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ निकालने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए होता है, पहले तो हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स, तो देखिए इनिशियल फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, बी ए सिंपल होता है cos थीटा। मैग्नेटिक फील्ड तो दे रखी है यूनिफॉर्म, इनिशियली थीटा है 0, तो बी ए cos 0, तो ये आ गया cos 0 1, तो बी ए। अगर हम फाइनल की बात करें, ये आ गया बी ए cos 180 डिग्री, और 180 डिग्री बोले तो -1, तो ये हो गया माइनस बी ए। अब निकाल लेते हैं हम चेंज इन फ्लक्स, वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये है माइनस बी ए माइनस, और ये है बी ए, तो ये आ गया -2 बी ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, मिस हो गई है। ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की देनी चाहिए थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 2 टेस्ला है, जो कि मिस हो गई है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो फ्लक्स आ गया अपने पास -2 इंटू 2 इंटू ये कितना है अपने पास 20 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये आ गया फ्लक्स। चलिए आ गया फ्लक्स। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड वो होता है अपने पास डी, सिंपल सा डेल्टा फाई बी अपॉन में डेल्टा टी, तो माइनस हटा देंगे, तो ये आ गई वैल्यू डेल्टा फाई बी की, और डेल्टा टी दे रखा 0.01 सेकेंड फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस E इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू है 2 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻⁴, और अपॉन में 0.01। ठीक है, तो 0.01 अगर मैं हटाऊंगा तो ऊपर जाएगा, तो वैल्यू आ रही है 2 टू 4 4 टू 8 इंटू 10⁻⁻3, इससे ये कट गया, और इंटू 10⁻², ये इससे ये भी गया, तो ये वैल्यू आ गई 0.8 वोल्ट। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट पे निकाल रहे हैं, फर्स्ट केस में जब टाइम कितना 0.1 सेकेंड। फिर इसी पे हमें करंट भी निकालना है, तो करंट इक्वल टू होता है E बाय आर। ई कितना है 0.8, आर दे रखा है 5। सॉल्व करेंगे इसको तो 1.30 बचेगा, तो ये बचेगा 16। ठीक है, एक पॉइंट डेसिमल इसका और एक इसका, तो 0.16 एम्पियर। थर्ड बोल रहा है चेंज इन चार्ज इन बोथ द केसेस, चेंज इन चार्ज। अब चार्ज के लिए अभी हमने एक फॉर्मूला बनाया था, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा फाई बी अपॉन में आर। डेल्टा फाई बी बोले तो 2 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻⁴, और आर आया आपके पास 5, ये आ गया 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, राइट, 16 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम, ये आ गया अपने पास डेल्टा क्यू फर्स्ट केस। अब यही सारा केस अपने को क्या करना है, जब टाइम कितना हो 0.02। ठीक है, तो ये फ्लक्स हो गया अपने पास। स्टार्ट करते हैं ईएमएफ, तो टाइम कितना है एट t इक्वल्स टू 0.02 सेकेंड, तो ईएमएफ अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन में क्या है डेल्टा टी 0.02, हटाएंगे तो 10⁻², 2 से 2 गया, क्लियर, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1 2 3 2 4 इंटू 10⁻, ये हो गया 3 -1, तो ये आ गया वैल्यू 0.4 वोल्ट। फिर करंट निकालना था, E बाय आर होता है, E की वैल्यू आ गई 0.4 अपॉन में 5, इट मीन्स 40 आता है 8 पे, है ना, 0 पॉइंट, तो ये आ गया 0.08 एम्पियर। दूसरा 4, तो ये आ गया डेल्टा फाई बी अपॉन में डेल्टा टी। फाई बी था 2 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻⁴, सॉरी अपॉन में था आर, और आर की वैल्यू आई है 5। ठीक है,
फिर से वही आ गया ये तो 16 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम। चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी दोनों ही केसेस में सेम। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉइल कंसिस्ट ऑफ 200 turns of wire having a total resistance of 2 ohm. Each turn is a square of side 18 centimeter and a uniform magnetic field directed perpendicular to the plane of the coil is turned on if the field changes linearly from 0 to 0.5 Tesla in 0.80 second. What is the magnitude of induced EMF and current in the coil while the field is changing? क्या कह रहा है, एक कॉइल है जिसके पास टर्न्स है 200, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस है 2 ओम और वो किसका बना हुआ एक स्क्वायर शेप का है जिसकी साइड दे रखी है ए से ले लेते हैं 18 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻2 मीटर हो गया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा परपेंडिकुलर, दैट इज कॉस क्या हो गया थीटा हो गया 0। और फील्ड को हम चेंज कर रहे हैं कहाँ से, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो V1 है इक्वल्स टू 0 और V2 है इक्वल्स टू 0.5 टेस्ला, जबकि टाइम जो है डेल्टा टी वो है 0.80 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। तो कह रहा है ईएमएफ देखिए ईएमएफ इक्वल्स टू होता है डेल्टा फाई बी अपॉन में डेल्टा टी, और डेल्टा फाई बी जो होता है वो होता है बी इंटू ए, राइट, डेल्टा टी। तो ए अगर हम बाहर ले लेंगे तो ये हो गया डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, अब डेल्टा बी क्या होगा, एरिया तो हो गया, स्क्वायर है तो एरिया क्या होगा साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड हमने कर दिया, ये हो जाएगा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड तो 0.5 माइनस 0 और टाइम कितना है 0.80। क्लियर, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इसमें से ये माइनस कर दिया टाइम से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 और 10 की पावर माइनस 2 खत्म। और कोई जीरो है तो वो देख लेंगे अभी। ठीक है, तो अपने पास वैल्यू बैठ गई 18 इंटू 18 इंटू 10 की पावर माइनस 2, पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो ई एम एफ इक्वल्स टू 18 इंटू 18 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 0.5 और अपॉन में 0.8, ये तो हो गया था सॉरी, तो ये हो गया 80। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे तो आ गया 10। ठीक है, 5 से इसको कर दिया 2 पे और 2 से ये गया 9 पर। क्लियर, या इसको हटा देते हैं 9 से, करते नहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, 5 को छोड़ देते हैं, इसको 2 से जाते हैं 9 पर, ये 2 पे गया 40, ये 2 पे गया 9 पर, 2 पे गया 20, राइट। तो ये आ गया 9 9 जा 81, 81 इंटू 5, तो 81 इंटू 5 आ गया अपने पास 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ठीक है, ये आ गया अपने पास 40.5 इंटू 10 की पावर हो गया ये माइनस 3 और ये देखो हाँ 10 की पावर माइनस 3 और डिवाइडेड आ गया नीचे 20। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10 की पावर माइनस 4, तो ये जाएगा इस पे 2.025, ये आ गया 10 की पावर माइनस 4, माइनस 4 ये आ गया। ठीक है, ये इसको तो हमने इससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करा, सॉरी 2 पॉइंट नहीं आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 202.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अब आएगा ये, इसको यहाँ शिफ्ट करूंगा तो 0.20, तो EMF आ गया, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 3 हो गया माइनस 4, 1 2, तो 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 2 वोल्ट ये आ गया। अब दूसरा कह रहा है कि करंट निकालना है इसमें, तो करंट इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू होता है ई बाई आर, ई आया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और आर कितना है अपने पास 2, तो ये आ गया 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, इसको एक बार नोट कर लीजिए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू
A metal ring varies with time as phi b equals to this Tesla meter square with A equals to 2 second cube, B equals to 6 per second square. The resistance of the ring is 3 ohm. Determine the maximum current induced in the ring during the interval from t equals to 0 to t equals to 2 second. क्या कर रहा है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या कर रहा है, पास हो रहा है मेटल रिंग से जिसका फ्लक्स इक्वल्स टू है 3 AT³ माइनस BT स्क्वायर, जिसमें A की वैल्यू है 2 पर सेकेंड क्यूब और B की वैल्यू है 6 पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और रेजिस्टेंस अपने को दे दिया है 3 ओम। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है करंट की, जबकि टाइम इंटरवल दे रखा है 0 से 2 सेकंड। ये अपने पास केस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए करंट निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ईएमएफ, और ईएमएफ निकालने के लिए चेंज इन फ्लक्स, क्योंकि ईएमएफ इक्वल्स टू जो होता है वो होता है dy 5/dy में dt, ठीक है। अब d/dt ऑफ इसकी वैल्यू है 3 AT³ माइनस BT स्क्वायर। 3 तो एज इट इज रहेगा, 3A T स्क्वायर माइनस 2B T स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया E, क्लियर। यहां से आ गया अपने पास E, और अपने को क्या निकालना है, I, है ना। ईएमएफ तो निकल गया d5/dt, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9AT स्क्वायर माइनस 6BT स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया ईएमएफ, और करंट इक्वल्स टू हमें पता है वो होता है E/R। चलिए, और E की वैल्यू दे रखी है 9, R की वैल्यू क्या है 3, तो ये वाली इक्वेशन पुट कर लेते हैं। 3AT स्क्वायर माइनस 2BT स्क्वायर अपॉन में इसकी वैल्यू आ गई 3 से 3 खत्म, तो I इक्वल्स टू आ गया 3AT स्क्वायर माइनस 2BT स्क्वायर। अब कह रहा है क्या है वैल्यू, क्या निकाल लिया, मैक्सिमम करंट। हमें पता है जब कोई चीज मैक्सिमम होता है तो उसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए, वो 0। मैक्सिमम वैल्यू के लिए डिफरेंशिएशन होना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में 0, di/dt इक्वल्स टू 0। तो हम करते हैं इसका जरा डिफरेंशिएशन। तो d/dt ऑफ 3AT स्क्वायर माइनस 2BT है ओनली, 2BT होगा, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, ओनली 2BT, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। 2BT इक्वल्स टू आना चाहिए 0 के, तो ये आ गया 6AT माइनस 2B इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 6AT इक्वल्स टू आ गया 2B, और T इक्वल्स टू आ गया 2B/6A, दैट इज B अपॉन में 3A, B अपॉन में 3A। अब टाइम की वैल्यू आ गई B अपॉन में 3A, और हमें करंट की वैल्यू निकालनी, तो इसको यहाँ पुट करते हैं B अपॉन में 3A, और देखते हैं करंट की वैल्यू क्या आएगी। तो I इक्वल्स टू 3A, टाइम की वैल्यू पुट करते हैं B अपॉन में 3A का स्क्वायर माइनस 2B, टाइम की वैल्यू B अपॉन में 3A, राइट। तो ये आ गया 3A इंटू B स्क्वायर अपॉन में 9A स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2B स्क्वायर अपॉन में 3A। अब यहाँ से देखिए 3 से 3 गया, ये गया 3 पर, A से A गया, और इसमें भी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो ये वैल्यू अपने पास बची है B स्क्वायर अपॉन में 3A माइनस 2B स्क्वायर अपॉन में 3A, B स्क्वायर अपॉन में 3A माइनस 2B स्क्वायर अपॉन में 3A। तो ये बच गया सिंपल सा अपने पास माइनस B स्क्वायर अपॉन में 3A, है ना। तो ये बच गया, I को आ गया माइनस B स्क्वायर अपॉन में 3A। एक बार फिर भी देख लेते हैं, 2, हाँ, B स्क्वायर अपॉन में 3A। अब B की वैल्यू दे रखी है अपने को 6, और A की वैल्यू दे रखी है 2, 6 और 2, तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो माइनस हटा देंगे, 6 इंटू 6 अपॉन में इंटू 2,
3 2, तो आई की वैल्यू आ गई 6, तो आई मैक्स कितना आ जाएगा 6 एम्पियर, तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10 centimeter lies in a plane normal to a magnetic field of 100 Tesla. If this wire is pulled to take a square shape in the same plane in 0.1 second, find the average induced EMF in the loop. क्या करें, एक वायर है, इनिशियली क्या है वो सर्कल में है, तो सर्कल का तो क्या होगा रेडियस, फिर इस सर्कल से इसको कन्वर्ट कर दिया कि स्क्वायर, जिसकी साइड मान लेते हैं ए, ठीक है। रेडियस हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, जो कि हो गया 10 × 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। अब देखिए दोनों में एक चीज कॉमन रहती है, जब भी शेप चेंज होती है तो पेरीमीटर दोनों का इक्वल होता है वायर वाले केसेस में, है ना। तो इसका सर्कमफ्रेंस इट मींस 2πr बराबर होगा इसका सर्कमफ्रेंस यानी पेरीमीटर 4 × साइड, ठीक है। ये गया 2, तो यहाँ से साइड इक्वल टू आ गई πr/2, ठीक है। स्क्वायर शेप ले लिया 1 सेकंड के लिए, तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे, अब देखिए ईएमएफ इक्वल टू हो गया सिंपल सा d∅v/dt, ठीक है, या इसको डेल्टा फाई बी अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। और फाई बी इक्वल टू होता है b × एरिया, राइट। अब यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो कैसी है, यूनिफॉर्म है अपने पास, ठीक है, वो 100 टेस्ला। एरिया यहाँ वेरी कर रहा है, तो इसको b बाहर ले लेते हैं, डेल्टा A/डेल्टा t। अब एरिया कैसे वेरी करेगा, तो पहले सर्कल था, फिर सर्कल से कन्वर्ट हुआ स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे E = b। अब चेंज इन एरिया कैसे होगा, सर्कल का एरिया होता है πr² और इसका एरिया होता है a² और अपॉन में डेल्टा t, ये निकल गया इंड्यूस ईएमएफ। सब कुछ तो दे ही रखा है, मैं डेल्टा टी गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, रेडियस गिवन है, साइड गिवन है, सारी वैल्यू पुट करते हैं, तो कैसे आएगा देखिए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं पहले, 100 टाइम कितना है 0.1, ठीक है, πr² माइनस ए की वैल्यू क्या आई है πr/2, तो πr/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये ऊपर जाएगा तो ये हो गया 1000, सिंपल सा, तो ये आ गया अपने पास πr² माइनस ये आ गया π² अपॉन में 4, वैल्यूज पुट कर देते हैं 100 तो सॉरी 1000, ये आ गया अपने पास 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है अपने पास 10 इंटू 10⁻⁻2 और इसका स्क्वायर है तो 10 इंटू 10⁻⁻2 माइनस पाई का स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर, ठीक है, और कुछ चाहिए इसमें इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप, ठीक है, और इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 10 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर और अपॉन में 4, ठीक है। अब कर देते हैं इसको सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू आएगी 0.0067 जो कि आ जाएगी 1000 से कट गया, ये हटाएंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 खत्म, तो वैल्यू आएगी 6.7 वोल्ट, तो ये हो जाएगा हमारा इंड्यूस, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अपना, अ क्लोज्ड कॉइल कंसिस्ट ऑफ 500 टर्न्स हैज एरिया 4 centimeter square, resistance 50 ohm. The coil is kept with its plane perpendicular to a uniform magnetic field of 0.2 Weber per meter square. Calculate the amount of charge flowing through the coil if it is rotated through 180 degree. क्या कह रहा है, एक क्लोज कॉइल है जिसके पास 500 टर्न्स है, तो टर्न्स हमें मिल गए यहाँ पे 500, ठीक है, जिसका एरिया बोल दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि हो गया 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस दे दिया है 50 ओम, राइट, जिसको प्लेन को रखा हुआ परपेंडिकुलर का मतलब हो गया θ1, इनिशियली जो थीटा है वो 0 पर है और इससे फिर ये हो गया है 180 डिग्री रोटेट किया है, ठीक है, और चार्ज निकालना है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि चार्ज होता क्या है, तो चार्ज कितना होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल टू होता है डेल्टा फाई बी अपॉन में आर, ये होता है चार्ज, तो अपने को चाहिए डेल्टा फाई बी,
और डेल्टा फाई भी निकलेगा हमारा कैसा, बी इंटू ए। तो पहले हम क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इनिशियली, ठीक है, I1, तो वो कितना होगा, बी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा यानी एंगल इनिशियली दे रखा है 0, तो ये बन गया बी ए, ठीक है, क्लियर। चलिए, और इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, तो इसको हम कर देंगे एन बी ए। चलिए, फाई इनिशियल आ गया, ऐसी फाई फाइनल कैसे आएगा, एन बी ए कॉस 180, कॉस 180 पे हो जाएगा माइनस एन बी ए। अब निकाल लेते हैं चेंज इन फ्लक्स, तो ये हो गया अपने पास सिंपल सा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, तो ये हो गया माइनस एन बी ए और माइनस एन बी ए, तो सिंपल सा हो गया ये माइनस प्लस 2 एन बी ए, तो चेंज इन फ्लक्स आ गया 2 एन बी ए, ठीक है, 2 एन बी ए आ गया। और अपने को ये निकालना है, तो आर दे ही रखा है, आर कितना अपने पास 50, तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो चेंज चार्ज आ गया अपने पास, मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका, तो ये आ गया फ्लक्स अपॉन में आर, इसकी वैल्यू आ गई 2 एन 500 बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये रखा 0.2, एरिया डायरेक्ट है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, आर 50, 0 से 0 ये गया 10 पे, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, ये भी इससे खत्म, 2 2 जा 4, 4 4 16, तो चार्ज आ गया 16 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलम, तो ये आ गया अपने पास चार्ज, क्लियर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या कंप्लीट किया है, हमने फैराडे लॉ, लेंजिस लॉ और फैराडेज लॉ के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आगे के टॉपिक्स में हम आगे के वीडियोस में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट